जय हिंद। अगर आप कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें हम लोग यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्लास 4 हमारा परिवेश का लेसन 7 जंतुओं में अनुकूलन देख रहे हैं, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 6 तक देख चुके थे। तो आइए देखते हैं क्लास 7 जंतुओं में अनुकूलन। आप अपने साथ पेन और नोट्स लेके बैठिए, ताकि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी उसको हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम लोग 3 क्वेश्चन भी करेंगे और उसका आंसर भी जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जंतुओं में अनुकूलन। तो जंतुओं में आप लोग को पता है कि विभिन्न प्रकार की अनुकूलन होता है, जैसे कि कुछ जंतुएं जो होते हैं उनको हम लोग सर्दियों के मौसम में देखते हैं, कुछ जो होते हैं उनको गर्मियों में देखते हैं। जैसे आप लोग छिपकली को देखे होंगे, एक मौसम आता है वो चली जाती हैं, दिखती ही नहीं है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ दिखने लगती हैं। तो ये सब क्या है? जंतुओं में अनुकूलन ही है। तो यहाँ पे देखिए जो नोट करना है वो ये चीज़, वास स्थान के आधार पर जंतुओं को जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहले वास स्थान क्या होता है? तो वह स्थान, वो जगह जहाँ पे कि जीवों को पर्याप्त सुरक्षा, भोजन, अनुकूल दशाएं मिलती हैं, वो उनका वास स्थान कहलाता है। यानी कि वहाँ पे वो लोग जीव जंतु रहते हैं। तो इस आधार पे जंतुओं को, जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन सा? थलचर, जलचर, नभचर, उभयचर। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। जीवों को उनके वास स्थान के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला हो जाएगा थलचर, दूसरा जलचर, तीसरा नभचर और चौथा हो जाएगा उभयचर। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल, एम्फीबियन। तो ये इसको तो पता ही है कि थलचर जो भूमि पे रहते हैं, जलचर जो जल में रहती हैं, नभचर जो उड़ते रहते हैं, ठीक है, उभयचर जो दोनों पे रहते हैं, जैसे कछुआ, मेढक, ये सब। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं आगे। आवास एवं अनुकूलन। आवास और अनुकूलन में क्या है कि किन कारणों से अनुकूलन होता है उनके में? तो आपको पता ही है कि भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए, वातावरण उनके अनुसार होना चाहिए, प्रजनन, शत्रुओं से रक्षा, ये सब सारी सुविधाएं उनको होगी, तभी वो वहाँ पे रहेंगे और अनुकूलन हो पाएगा उनका। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए कुछ जीव जंतु जो होते हैं उनके शारीरिक संरचना के आधार पे भी कुछ विशेष लक्षण होते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे जलीय जीव के बारे में। तो इसमें देखिए दिया गया है, यहाँ पे छोटा सा फिगर देख रहे होंगे आप लोग। इसमें देखिए दिया हुआ है जलीय जंतु जो जल में रहते हैं, ये तो पता ही है, जैसे मछली हो गई, ऑक्टोपस हो गया, ये सब तालाब में देखे ही होंगे मछलियाँ किस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पे देखिए मछलियों के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मछली का जो शरीर होता है वो नाव के आकार का होता है, ठीक है। और इसके दोनों सिरे इसके दोनों सिरे नुकीले और बीच वाला भाग चौड़ा होता है। और इसकी आकृति कैसी होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मछलियों की जो आकृति होती है तैरने के लिए धारा रेखित होती है। और इसी तरीके से अगर पक्षियों की बात करें तो उनका भी शरीर धारा रेखी ही होता है, ठीक है। तो इनका शरीर धारा रेखित हो गया। फिर उसके बाद ये लोग अपना सांस कैसे लेते हैं? तो इनके पास फेफड़ा नहीं होता, ठीक है। फेफड़े के स्थान पे क्या होता है? गलफड़े, गिल्स, उसको क्लोम भी कहते हैं। तो या गलफड़े से, गिल्स से या क्लोम से कैसे सांस लेती हैं मछलियाँ? गलफड़े से, गिल्स से और क्लोम से, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। तो इसे सांस लेती हैं। और इनके में क्या क्या पाया जाता है? जल में रहने के लिए, अनुकूलन बनाने के लिए इनमें क्या क्या होगा? गलफड़े होंगे, पख होगा, धारा रेखित शरीर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से, और आप लोग को पता ही है कि मछली जल में ही रहती है। जल में जो ऑक्सीजन घुलित होते हैं वो अपने गलफड़े की सहायता से उसकी ऑक्सीजन को सोख लेती है। तो इस तरीके से वो लोग जीवित रहती हैं। और इसी तरीके से अगर हम कुछ और पक्षियों को या फिर और जंतुओं को देखें, जैसे मेढक हो गया या फिर बत्तख हो गई, तो इन लोग को जब हम लोग देखेंगे तो इनका जो पैर होता है, पैर की उंगलियों के बीच में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इनकी उंगलियां एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं। एक पतली सी जाली टाइप की होती है जो ज्वाइंट की हुई होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं या पाद जाल कहते हैं, ठीक है। उंगलियां जो इनकी होती हैं, उंगलियों के जैसे हमारी उंगलियों के बीच में गैप है, लेकिन इनकी उंगलियों के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी उंगलियों के बीच में गैप ना होकर के एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनकी उंगलियां जो होती हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं पतली सी झिल्ली टाइप से, तो उसे हम क्या कहते हैं? पाद जाल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब स्थल में रहने वाले, स्थल यानी कि ज़मीन पे रहने वाले, तो इन लोग को तो पता ही है कि कुछ लोग पर्वतीय होंगे, कुछ लोग नॉर्मल मैदानी होंगे, कुछ लोग जंगली होंगे, कुछ लोग मरुस्थलीय भी होंगे, कुछ जीव जंतु जो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जंगल के राजा शेर की बात की जा रही है।
तो ये देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा नोट करने के लिए। शेर तो शक्तिशाली होता ही है, लेकिन इसकी कुछ हम लोग विशेषता देख लेते हैं। तो शेर का जो रंग होता है वो कैसा होता है, मटमैला होता है। ठीक है, घास के मैदान में छिपने में मदद करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉइंट ये मिल गया कि शेर का कलर कैसा होता है, तो मटमैला होता है। और चेहरे के सामने की आँखें, उसकी आँखें कहाँ होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी पूरा शेर का जो बात यहाँ पे बताया गया है, ये हमारे लिए नोट करने वाली बात है। तो इसकी जो आँखें होती हैं चेहरे पे सामने की ओर होती हैं। ठीक है, और वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। इसकी आंखें जो होती हैं सामने की ओर होती हैं, और इसके पैर के जो नख होते हैं लंबे तथा नुकीले होते हैं, और अपना शिकार पकड़ने में इनकी सहायता करते हैं। यहाँ पे हो गया ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद देखिए, अगर इसी तरीके से हम बात करें हिरन की, तो हिरन की भी यहाँ पे कुछ खासियत दी हुई है, उसको हम लोग देख लेते हैं। हिरन भी क्षेत्रीय मैदान में रहने वाला जंतु है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं। उसके दांत कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं हिरन के। ठीक है, और लंबे कान, हिरन के कान तो लंबे होते हैं, हम लोग देखे ही हैं। सिर के बगल में स्थित आँखें, अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा, जिस तरीके से हम लोग शेर का देखे हैं उसका इम्पोर्टेंट था, उसकी जो आँखें होती हैं, लायन की जो आँखें होती हैं वो उसके चेहरे पे सामने की ओर होती हैं। लेकिन अगर हम हिरन की बात करें तो हिरन की जो आँख होती है वो उसके सिर के बगल में होती है। ठीक है, और हिरन ही एक ऐसा जीव है जो कि सबसे ज़्यादा पीछे तक देख लेता है। ठीक है ना, तो क्या है कि इसकी आँखें जो होती हैं सिर के बगल में स्थित होती हैं और खतरों की जानकारी देती हैं, और ये तेज़ गति से शिकार से दूर भागने में उसकी मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मरुस्थल में आ जाते हैं हम लोग। अब मरुस्थलीय जीव के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको ये पेज पूरा पढ़ना है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को नोट करना है, केवल उसको हम लोग देखते जा रहे हैं। अगर आपको पूरा पेज पढ़ना है तो आप लोग वीडियो को रोक करके पूरा पेज पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये तो हम लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में हम भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाता है कि किसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। तो यहाँ पे देखिए, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब ऊँट के बारे में थोड़ी सी विशेषता कर लेते हैं हम लोग। तो इनके बारे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ऊँट के कुबड़ में भोजन चर्बी या वसा के रूप में संचित होता है। ऊँट का हम लोग देखे होंगे कि उसकी जो कुबड़ होती है वो बहुत ज़्यादा निकली हुई होती है। तो उसकी कुबड़ में क्या होता है, भोजन होता है। वो किस रूप में होता है, चर्बी या वसा के रूप में होता है। ठीक है, और भोजन न मिलने पर ऊँट क्या करते हैं, यही जो उनके कुबड़ में संचित रहता है वसा, उसका उपयोग कर लेते हैं। और आप लोग को पता ही है कि ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके उस पानी कहाँ पे एकत्रित होता है, तो उसके आमाशय में। ठीक है, आमाशय में एक थैली होती है, विशेष थैली होती है जिसमें पानी संचित होता है। तो यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ऊँट के कुबड़ में भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो वो हो गया वसा या चर्बी के रूप में। और ये कह सकता है कि जो पानी है वो ऊँट के शरीर में कहाँ पे संचित होता है। तो हो सकता है कि जल्दीबाजी में हम गलत कर दें कि कुबड़ में, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे है, आमाशय में स्थित विशेष थैली में होता है। ठीक है, ऊँट के। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। और ऊँट जो होता है उसके पैर तो गद्देदार ही होते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को। और मरुस्थल में रेतीली भूमि पर वो बहुत तेज़ी से चल सकता है। ये देखिए यहाँ पे इसे भी जाने। अनेक प्रकार के सर्प, मकड़ियाँ, चूहे, कीट व छिपकली आदि पत्थरों के नीचे तथा छोटे छिद्रों और दरारों में रहते हैं। इन जंतुओं में अधिकांश की त्वचा मोटी होती है, जो शरीर से पानी के ह्रास को रोकती है। यानी कि इनके जो त्वचा होती है वो मोटी होती है, ताकि शरीर से इनके पानी कम निकले। ठीक है, अब देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु, तो ये तो पता ही है कि बहुत सामान्यतः बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इनकी कुछ विशेषता हम लोग देख लेते हैं। वैसे वहाँ पे कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, तो याक, भेड़, पहाड़ी बकरी, भालू, ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन इनकी जो विशेषता है इसको हम लोग जरूर नोट करेंगे। तो यहाँ पे नोट करने वाली जो चीज़ होगी इसको जरूर नोट करिए। ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर की त्वचा मोटी होती है। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर की त्वचा कैसी होती है, मोटी होती है। अब देखिए, मोटी त्वचा के नीचे क्या जमा होता है, वसा की परत। ठीक है, मोटी त्वचा के नीचे वसा की परत और त्वचा के ऊपर घने एवं लंबे बाल पाए जाते हैं। त्वचा के नीचे तो वसा की परत पाई जाती है, लेकिन त्वचा के ऊपर घने एवं लंबे बाल पाए जाते हैं। और लंबे बाल इन्हें अत्यधिक में ठंड से बचाते हैं। घने बाल ही हैं जो इनको अत्यधिक सर्दी में ठंड से बचाते हैं। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा नोट करने के लिए, नोट करते चलें।
अब यहाँ पे पक्षियों की बात की गई है कि पक्षियों में क्या होता है, तो इनका भी शरीर जो है, ये इम्पोर्टेंट है कि इनका भी शरीर धारा रेखित ही होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मछलियों का शरीर धारा रेखित होता है या जलीय जीवों का शरीर धारा रेखित होता है, उसी तरीके से पक्षियों की बात करें तो इनका भी शरीर धारा रेखित ही होता है। ठीक है, और इनका भी शरीर की बनावट जो होती है वो इनको उड़ने में सहायता करती है। और देखिए, पक्षियों के छाती की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं। और पूँछ जो होती है, यहाँ पे ये हम लोग नोट कर सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में कि इनके जो पूँछ होते हैं उनको पंख तो उड़ने में सहायक करते हैं, लेकिन पूँछ जो होते हैं उड़ते समय दिशा बदलने तथा नीचे उतरने में सहायता करती हैं। ये तो हम लोग को पता है कि पंख उड़ने में सहायक करते हैं, लेकिन पूँछ का क्या काम होता है, तो उड़ते समय दिशा बदलने तथा नीचे उतरने में सहायता करता है कौन, पूँछ उनकी। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें नोट करने लायक है कि उनके छाती की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, और उनके जो पूँछ होते हैं वो उड़ते समय दिशा बदलने तथा नीचे उतरते समय सहायता करते हैं। यहाँ पे पक्षियों, घोंसलों से पक्षियों की पहचान, तो इसको हम लोगों ने पीछे देख ही लिया था पिछले वाले वीडियो में कि कुछ पक्षियों के जो घोंसले होते हैं वो ऊपर बनाए जाते हैं, कुछ के जो घोंसले होते हैं वो नीचे बनाए जाते हैं। जैसे कि कुछ जानवर कुछ पक्षियाँ होती हैं, जैसे गौरैया हो गया, कबूतर हो गया, ये लोग कहाँ पे बनाती हैं, तो हमारे घरों के आसपास बनाती हैं। कुछ जो पक्षियाँ होते हैं ये पेड़ पे सबसे निचली डाली पे बनाते हैं, जैसे मोर हो गया, और कुछ जो होते हैं वो सबसे ऊँची वाली डाली बनाते हैं उस इलाके के, जैसे बांज हो गया, चील हो गया। और कुछ जो होते हैं वो केवल पेड़ के सबसे ऊँची वाली डाली बनाते हैं, जैसे कौवा हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इन सभी चीज़ों को जान चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास स्थान के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आप लोग इसका आंसर भी देते रहिएगा। वैसे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। अभी हम लोगों ने देखा इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मछली निम्नलिखित में से किससे सांस लेती है। ऑप्शन ए गिल्स से, ऑप्शन बी गलफड़े से, ऑप्शन सी क्लोम से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ऊंट के कुबड़ में भोजन के रूप में क्या संचित रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वसा। ऊंट के कुबड़ में भोजन के रूप में, भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो वसा के रूप में या चर्बी के रूप में। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसका आंसर, इसका मतलब कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने साथ नोट्स ज़रूर बनाते रहें ताकि हमारा भी नोट्स तैयार होता रहे। और अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग अगले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।